Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 जून 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सैन मरीनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है केरला से रहने वाली 4 वेमेन हैं जिन्होंने आईएस को ज्वाइन किया था। अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन किया था। नाउ हुआ क्या है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। नाउ अब हस्बैंड की डेथ होने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, उनकी अथॉरिटीज़ के सामने। अब यहाँ पे ये अफगानिस्तान की कैद में है, लेकिन मुद्दा ये है क्या हमारी सरकार इसको बुलाएगी, तो अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और यहाँ पर सेंटर एक तरीके से अभी इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है कि हम लोग इनको वापस से बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है समझते हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे ये 4 इंडियन वेमेन हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे अफगानिस्तान की जेल में है। ये अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था ISKP को, यानी इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस को इन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये वेमेन है ना, ये ट्रैवल करके गई थी नंगरहार से अफगानिस्तान तक, लगभग 2016 और 18 की ये बात है। लेकिन इनके हस्बैंड की डेथ हुई, देन उसके बाद ये अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ के सामने इन्होंने सरेंडर किया। ये भी नवंबर और दिसंबर 2019 के आसपास की बात है। अब हुआ क्या है, जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो काबुल के अंदर रिपोर्टर्स हैं उनसे बताया लगभग 408 मेंबर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो इस्लामिक स्टेट के, और ये अलग अलग कंट्री से आए हैं। ये 408 मेंबर, जैसे कि ये लगभग 13 कंट्री से अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के 4 वेमेन थी और चाइना से 16 वेमेन थी। उसके बाद 299 लोग जो है पाकिस्तान से थे, उसके बाद 2 बांग्लादेशीज थे और फिर 2 मालदीव्स से थे, ठीक है। ये सब लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था। अब क्या है कि अफगानिस्तान सरकार बातचीत स्टार्ट कर रही है उन 13 कंट्री से जहां से ये लोग आए हैं कि इनको वापस से डिपोर्ट किया जा सके, लेकिन अभी के लिए हमारा कोई विचार नहीं है इसको लेकर। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। उसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि देखो इंटरपोल ने इशू किया था एक रेड नोटिस, ठीक है। इंडिया ने रिक्वेस्ट करा था इंटरपोल से कि आप रेड नोटिस दो, ठीक है, अगेंस्ट दिस वेमेन। तो यहाँ पर ये जो वेमेन है इनके अगेंस्ट में एक रेड नोटिस भी दिया गया था। नाउ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इंटरपोल क्या है, रेड नोटिस क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी फाइल करी थी एक चार्जशीट 2017 में। लगभग कह सकते हो 21 लोगों का ग्रुप था ये, मैन एंड वेमेन का। केरला से ये लोग जाकर ज्वाइन कर लिए थे इन्होंने 2016 में ISKP के बैचेस को अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से ही हम लोग यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई तो कर रहे हैं। और ये 4 वेमेन यहाँ पर हैं, कोई यहाँ पे इनका नाम वगैरह सब कुछ दे रखा है, इनके हस्बैंड का नाम दे रखा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है वो हम लोगों ने न्यूज़ को कवर कर लिया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली बात, इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी इंटरपोल से कि आप ये रेड नोटिस इशू करो। तो ये इंटरपोल होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये इंटरपोल टॉपिक आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंटरपोल बोला जाता है, यानी दुनिया भर की जो पुलिस है वो आपस में कनेक्टेड है। किस माध्यम से, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है टेररिज्म को रोकना, ठीक है, ट्रैफिकिंग को रोकना, या और बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं उन सबको रोकने का यहाँ पे काम करता है। उसके बाद मेंबरशिप की बात करें तो इंटरपोल के अंदर आपको 194 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी और ये दुनिया का एक सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है।
और गवर्नेंस की बात करें तो जितने भी डिसीजंस होते हैं इंटरपोल की एक्टिविटीज़ के, ये लिए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, जो ये इंटरपोल है क्या ये यूएन सिस्टम का पार्ट है? तो ऐसा नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के अंदर लियोन में देखने को मिल जाएगा। 1923 में इसको फाउंड किया गया था और हर कंट्री होस्ट करती है इंटरपोल को। बेसिकली हर कंट्री, आप कह सकते हो सर इंडिया से अगर हम बात करें, इंडिया कौन सी बॉडी के माध्यम से इंटरपोल से कनेक्टेड है? तो वो है सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इंडिया का, वो वर्क करता है इंटरपोल के साथ। और इंटरपोल लगातार बहुत सारे नोटिस वगैरह जारी करता है। और यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली रेड नोटिस की, तो ये रेड नोटिस क्या होता है आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बेसिकली इंटरपोल 7 ये नोटिस देता है, 7 के साथ एक 8वां नोटिस भी यहाँ पर ये स्पेशल नोटिस होता है। तो रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन के लिए, जो वांटेड है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे रेड नोटिस को इशू किया जाता है। येलो नोटिस इशू किया जाता है मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लू नोटिस इशू किया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए। ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है वार्निंग्स देने के लिए या फिर इंटेलिजेंस के लिए। ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है इमिनेंट थ्रेट के लिए। पर्पल नोटिस इशू किया जाता है मोडस ऑपरेंडी, और इसी तरीके से इनका एक स्पेशल नोटिस भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ नोटिस हैं, इसके बारे में ध्यान रखना। अभी यहाँ पर रेड नोटिस के बारे में बेसिकली बात हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल, एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ले ली है क्लास डीपीसीसी की। इसका नाम है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो ध्यान रखना, इन्होंने कुछ वर्क किया, उसमें कमी रही, ठीक है, एक तरीके से, तो फिर उसकी वजह से एनजीटी का यहाँ पे रोल रहा है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बॉडी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपको आपके जीएस पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा, ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये बहुत दिनों बाद न्यूज़ के अंदर आई है। तो डेफिनेटली इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको डिस्कस करे हुए, और पहले क्वेश्चन बना है एनजीटी से, तो चांसेस हैं फिर से यहाँ पर बने। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे सिलेबस से आप इसको लिंक कर पाओगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेसिकली एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 में आप जब अपना सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स नाम का एक टॉपिक देखने को मिलेगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज आपको वहां पे टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आप इजीली जो है एनजीटी को इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके थ्रू यहाँ पर इसको हम लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इसको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो एक्ट है 2010 के अकॉर्डिंग इसको लेके आया गया। क्यों आया गया? क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे। एक तरीके से जो भी फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने का हमारा काम है, और वो उसके लिए ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाने वाली है, ठीक है। जैसे ही इंडिया एनजीटी को लेकर आया, उसी के साथ इंडिया दुनिया भर में ऐसी थर्ड कंट्री बन गया जिसने एनवायरमेंट को लेकर एक ऐसा स्टेप उठाया था और एनवायरमेंट से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल को लेकर आए। और अगर यहाँ पे इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री बना था तो पहले की 2 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो वह है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद जो ये एनजीटी है इसकी आप 5 प्लेसेस देख पाओगे, यानी कि इसका जो मेन हेडक्वार्टर वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी और भी जगह यहाँ पर इसकी बैठक होती रहती है, जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर भी, और इसके ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे। एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर कौन कौन होता है? तो ये जो ट्रिब्यूनल है इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और इन सभी का जो टर्म ऑफ ईयर्स होता है वो 5 साल तक ये लोग सर्व कर सकते हैं, और ये लोग दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है रीअपॉइंट होने के लिए वापस से। नाउ जो ये चेयरपर्सन है इसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करता है किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। बातचीत करने के बाद जो है इस एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। नाउ ये जो सिलेक्शन कमेटी है, यानी कि जो भी और बंदों को सेलेक्ट करती है ये जो कमेटी, अब इस कमेटी को कौन बनाता है? इस कमेटी को बनाती है हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि बाकी जो जुडिशियल मेंबर्स हो गए, एक्सपर्ट मेंबर्स हो गए, अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन, उनको भी अपॉइंट किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 10 से आप कह सकते हो मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं इस ट्रिब्यूनल के अंदर। पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल के अंदर आप देख पाओगे सारे केसेस वगैरह ये लोग देखते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो ये एनजीटी इसको कवर करता हुआ चलता है। ये आपके पॉलिटी के अंदर पूरा चैप्टर मिलेगा, अच्छे से कवर करोगे, वहां पर पढ़ोगे तो सच हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं, एक बेसिक सा चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत दिनों बाद न्यूज़ के अंदर आया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था। नाउ फिर से यहाँ पे इटालियन आप कह सकते हो मैरीन केस देखने को मिला है। इस केस का नाम है ना बेसिकली एनरिका लेक्सी केस नाम है इसका,
और ये केस बहुत टाइम से न्यूज़ के अंदर है, लगभग 2012 से ही न्यूज़ के अंदर है। अब जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है या फिर ये पूरा टॉपिक है आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये देखो। ये इटालियन मैरिन केस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार, जीएस पेपर 2 उसके अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो इसके बेसिस पर ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, मैं आपको ये मुद्दा भी समझाऊंगा, साथ ही साथ जो करंट न्यूज़ है वो क्या है वो भी समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो, हिस्ट्री समझने की जरूरत ना हो, ठीक है। सारी चीज़ हम कवर करेंगे। इटली ने लगभग यहाँ पे 10 करोड़ रुपए पे करे हैं। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को। अब इटली ने 10 करोड़ रुपए क्यों दिए, देखो ये एक मुद्दा है, एक केस हो गया था 2012 में। ये केस क्या था, इटली के 2 लोग थे यहाँ पर, एक आपको ये पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे, ये दोनों लोग हैं। एक का नाम था सल्वातोर गिरोन, दूसरे का नाम है मासिमिलियानो लेटोरे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का पिक्चर आप लोग देख पाओगे। ये लोग क्या कर रहे थे, केरला के कोस्ट पर, ठीक है, केरला की बात कर रहा हूँ, केरला के कोस्ट पर अपने शिप में थे। एनरिका लेक्सी यहाँ पर नाम है शिप का, ठीक है। उस शिप में ये जा रहे थे। अब क्या हुआ, जो केरला की कोस्ट है ना, यहाँ पर 2 मछुआरे बैठे हुए थे, 2 मछुआरे मच्छी मार रहे थे, ठीक है। आप कह सकते हो कि उनकी भी बोट वहीं आसपास थी, ठीक है। बोट जो है वहाँ पे आसपास थी, इनकी जो मछुआरों की बोट थी, नाव, इनकी भी आसपास थी और इनका शिप भी आसपास था। इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने इन मछुआरों को गोली मार दी, ठीक है। अब गोली मार दी तो फिर वहाँ पे हमारे आप कह सकते हो जो भी सिक्योरिटी रहती है उन्होंने देखा ही होगा, और ऑब्वियस ही बात है इनको पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया गया इन दोनों को, तो लेकर आए, इनसे पूछा ऐसा क्यों किया गया, तो इन दोनों ने बोला कि हमें लगा ये पायरेट्स हैं और पायरेट समझ के इन दोनों को गोली मार दी, ठीक है। ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इटली के पास जब ये मुद्दा पहुंचा, ठीक है, इटली ने यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा केस है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी पहुंचा नेदरलैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद काफ़ी हद तक केस इंडिया के फेवर में गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो रहा था, जो केस है ये कहीं ना कहीं इंडिया से छूटता हुआ जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली कि देखो पहले तो ये दोनों वापस से इटली चले गए थे, इनको भेज दिया गया था, कोई काम था इनके लिए, ठीक है। इनके घर पे कोई काम होगा, ठीक है, तो ये चले गए थे वापस से इटली। लेकिन ये वापस से आ नहीं रहे थे, लेकिन इंडिया ने वापस से इन दोनों को बुलवा लिया था और इटली से बोला है कि आप 10 करोड़ रुपये दो, ले जाओ, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिलवाया किसको, जो भी फैमिली, यानी कि जो केरला के जो फिशरमैन है जिनको गोली मारी गई थी, उनके जो घर वाले हैं उनको यहाँ पे कंपनसेशन दिलवाया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2 लोग हैं, 10 करोड़ रुपए कैसे चार्ज करे गए हैं, तो 2 लोग में आप देख पाओगे 4-4 करोड़ रुपए अलॉट करे गए हैं और 2 करोड़ रुपए अलग से उसको अलॉट करे गए हैं जो कि ओनर था बोट का, ठीक है, जिसकी नाव में ये लोग बैठे थे। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करी गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि देखो इटली ने पे कर दिया है 10 करोड़ रुपए कंपनसेशन उन फैमिलीज़ को जहाँ पर जो फिशरमैन की, आप कह सकते हो जिस फिशरमैन को मार दिया गया था इन दोनों के द्वारा, ठीक है। ये एनरिका लेक्सी केस था 2012 का, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है। इन दोनों का नाम क्या है मैंने आपको बता दिया। 9 अप्रैल की बात है, कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी चल रही है इन दोनों के खिलाफ वो रोक दी जाएंगी अगर इटली 10 करोड़ रुपए एज अ कंपनसेशन दे देता है इन फैमिलीज़ को। और इटली ने ये काम कर दिया है, तो यहाँ पे अब चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। नाउ और क्या चीज़ें हैं, कैसे मनी अलॉट की जाएगी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 करोड़ रुपए दोनों फैमिलीज़ वालों को मिलेगा और साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए उसको मिलेगा जिसकी बोट थी। ओके, तो ये है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस समय ये केस हो जाता है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर से एक केस के बारे में बातचीत करी गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, पाकिस्तान ने एक बिल पास कर दिया है कि इनके लिए, कुलभूषण जाधव जी के लिए, ठीक है। कुलभूषण जाधव जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था, आपको मालूम होगा। ये वाला केस भी लगभग साल 2016 से जारी है। नाउ पाकिस्तान ने अब फाइनली एक बिल पास किया है जहाँ पर कुलभूषण जाधव जी का जो ये केस है ये सिविल कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा। अभी तक ये कहाँ पे जा रहा था, मिलिट्री कोर्ट के अंदर गया था। उसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब इस मुद्दे को भी हम लोग समझते हैं अच्छे से ये हुआ क्या था, ताकि आपको अच्छे से जो है क्लैरिटी आ जाए। तो देखो यहाँ पे एक पर्सन है कुलभूषण जाधव, ये इंडिया से बिलोंग करने वाले पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। 51 साल के इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। आप कह सकते हो कि ये रिटायर्ड हुए। रिटायर होने के बाद कहाँ पे पहुँचे, ये ईरान जाकर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मैप की तरफ ले चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का मैप है ये, ठीक है। इंडिया का मैप के कंपैरिजन में आपको ईरान सबसे पहले ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग करते हैं जूम, ठीक है। अब यहाँ पे ईरान देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बिजनेस करने ईरान गए थे, तो पाकिस्तान के कब्जे में कैसे आ गए, पाकिस्तान की जेल में आज के टाइम पर ऐसा कैसे हुआ। तो इधर आपको इंडिया के बॉर्डर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इधर आपको ये ईरान देखने को मिल जाएगा और इधर ये पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ईरान के अंदर थे, तो पाकिस्तान ने जो है इनको यहाँ से ईरान से उठा लिया है और
पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि देखो ये कोई अनकंडीशनल वर्क कर रहे थे, ठीक है, एक तरीके से स्पाई का काम कर रहे थे, जासूसी का काम कर रहे थे, इस वजह से जो है इनको यहाँ से उठा लिया गया है और इस समय ये पाकिस्तान की जेल में है। लेकिन ये जो मुद्दा है पहले तो मिलिट्री कोर्ट के हाथ में था, जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट है, ठीक है, और मिलिट्री कोर्ट इनकी ना कुछ समझती है ना कुछ, ऐसी यहाँ पर उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी। उनके पास कोई प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं था। हालांकि जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, ठीक है, उनका कहना यह है कि हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं, हम लोग इनके खिलाफ ऐसा कुछ स्टेप उठा नहीं सकते हैं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट ने फिर भी क्या करा, उनको आप कह सकते हो डेथ सेंटेंस दे दिया था, ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में। और उसने बोला कि ये जासूसी कर रहे थे, उसकी वजह से हम लोग ये डेथ सेंटेंस दे रहे हैं। ये 2017 की बात है, अप्रैल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हमने ऐसा हम थोड़ी यहाँ होने देते हैं। हम लोग पहुँच गए, इंडिया पहुँच गया ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ये सारे केसेस देखेगा। फिर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो वहाँ पर ICJ ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी आपके पास प्रूफ्स हैं या नहीं। और प्रूफ्स मतलब इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एक प्रूफ इन्होंने दिखाया है, वो भी मतलब इलॉजिकल सा। वो प्रूफ क्या है कि बोला ये गया है, जो ये कुलभूषण जाधव है, इनके पास एक फेक पासपोर्ट है, ठीक है। फेक पासपोर्ट किसका है, वो इंडियन का है, ठीक है, मतलब इंडियन फेक पासपोर्ट है, जो कि एक प्रूफ के तौर पर देखा भी नहीं जाएगा। तो मतलब बिना सोचे समझे पता नहीं क्या प्रूफ इन लोगों ने दिया है, कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ है, बेसिकली ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। अब इस मिलिट्री कोर्ट से निकाल कर क्या कर दिया गया है, इस कोर्ट को यहाँ इस केस को जो है आप कह सकते हो कि सिविल के कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि अभी तो देखो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि हम लोग इनको वापस से ले आएँ, क्योंकि अभी तो जेल के अंदर ही हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको वापस से इंडिया बुलाया जाए, ठीक है। ये मुद्दा है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है, जो अपील है अब वहाँ के कोर्ट में हुआ करेगी। अब जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर हुआ करेंगी। अब जो इनका केस लड़ा जाएगा वो सिविल कोर्ट में लड़ा जाएगा। अब जो है ये मिलिट्री कोर्ट से कोई नाता नहीं रह गया। और पहली बात, जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो भी अभी के लिए हट गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अभी मैंने बताया जैसे कि ICJ का बहुत बड़ा रोल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। अगर इसका रोल ना होता तो बहुत कुछ हो जाता, अगर यहाँ पर ये बीच में नहीं आता तो। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे UPSC के पर्सपेक्टिव से। नाउ ये जो ICJ है, ये आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जुडिशरी हो गया, जजमेंट एंड केसेस, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स करके ये टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जुडिशल ऑर्गन आप कह सकते हो, UN का, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन माना जाता है। और इसका ओरिजिन हुआ था, बेसिकली इसको एस्टेब्लिश करा गया था जून 1945 में एक चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। और इसने 1946 से जो है वर्क करना स्टार्ट कर दिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। जो इसका हेडक्वार्टर है, ये ऐसा एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी USA के अंदर है नहीं। इसका हेडक्वार्टर आपको हेग यानी नीदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। मेंबर्स सारे UN के मेंबर्स इसके मेंबर्स माने जाते हैं। जजेस की बात करें तो इस कोर्ट के अंदर 15 जजेस होते हैं, जो कि इलेक्ट करे जाते हैं। आप कह सकते हो कि 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी हाल ही में एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश और फ्रेंच का इस कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। फंक्शन का बात करें क्या काम करता है, तो ये जो कोर्ट है इसका मेन रोल होता है सेटल करना, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको सेटल करना, यहाँ पर इसका मेन काम रहता है। कोर्ट जो है यहाँ पे डिस्प्यूट्स को हेयर करता है, और सबसे बड़ी बात ये खुद से नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करी जाती है। जैसे कि इंडिया यहाँ पर रिक्वेस्ट करा था इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उस तरीके से कंट्रीज़ जो है रिक्वेस्ट करती हैं, अपने आप से यहाँ पर ये बीच में नहीं आता है। सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड ये केसेस देखता है, जैसे कि सोवरेनिटी को लेकर, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी कि जो समुद्री वाले डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर ट्रेड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर, ये ह्यूमन राइट्स को लेकर, या ट्रीटी वायलेशंस, ट्रीटी इंटरप्रिटेशंस हो गए, तो ये सारे डिस्प्यूट्स को यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाला आप कह सकते हो, जो पाकिस्तान से आप रिलेट कर सकते हो, ये ह्यूमन राइट्स वाला रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। क्या ये जो डिसीजन होता है ये कोर्ट आप कह सकते हो कि ये फॉलो करा जाता है आगे, तो हाँ बिल्कुल। आर्टिकल 94 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, ये प्रोवाइड करता है कि जो जजमेंट डिलीवर करेगा ये वाला कोर्ट, यानी ये कोर्ट कोई भी अगर जजमेंट देता है किसी भी डिस्प्यूट्स को लेकर, तो वो जजमेंट फाइनल होने वाला है, विदाउट अपील होने वाला है, उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नाउ यहाँ पे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये बात करी गई है स्लोइंग ऑफ प्रोजेक्ट्स वरीज रेलवे, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से आज के टाइम पर चिंता में है रेलवेज। तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अलग से भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की बेसिकली बात हो रही है। एक प्रोजेक्ट तो यह है ईस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर। ठीक है, आपने ऐसे प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा रेलवे के अंदर, फ्राइट कॉरिडोर। ये फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है एग्जैक्ट? इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, ऐसी लाइन बना देना, ऐसा कॉरिडोर बनाना जहाँ पे ट्रेन तो चलेगी लेकिन मालगाड़ी चलेगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ढोया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कि आप कह सकते हो माल को लेके इधर से उधर जाएगी, ऐसा यहाँ पे कॉरिडोर बनाना। तो एक होता है ये वाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा था, काम स्लो चल रहा है। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आप कह सको उतना आप कह सकते हो, इतना वेरी वेरी लगा लो कि जितना कम है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक काफ़ी टाइम से न्यूज़ के अंदर है और अभी हाल ही में फिर से न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि इसमें अगर आप कह सको एक इसके रास्ते के बीच में एक ब्रिज बनाया जा रहा था, चेनाब ब्रिज। उसके बारे में आपको बताऊंगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक तीसरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। उसके बाद मदुरई तूतुकुड़ी वाया अरुपोटाकाई करके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद अंगमलई साबरीमाला लाइन और अदर्स करके प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली इन प्रोजेक्ट के बारे में बात करी जा रही है। प्रोजेक्ट आज के टाइम पर काफ़ी धीमी गति से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी की वजह से चिंता में है रेलवे। और यहाँ पर यही है कि अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में मिलकर सही से काम करें तो फिर क्या होगा, ये जल्दी से पूरा कर पाएंगे। जो डिलेज वगैरह जो प्रोसीजरल काम हो रहा है उसको कम से कम यहाँ पर आप कह सकते हो समय में पूरा किया जा सके, तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेटर होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा रेल लिंक है ना जो कि कश्मीर घाटी को कनेक्ट करेगा पूरे इंडिया से। अभी क्या है ना कि देखो, जम्मू और कश्मीर के बीच में, जम्मू से पूरा इंडिया कनेक्ट है, जम्मू से कन्याकुमारी तक पूरा भारत कनेक्टेड है। ठीक है, रेलवे लिंक पूरी तरह से कनेक्टेड है। आप जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक रेल से ट्रेन से जा सकते हो ईजिली। अब अगर हम बात करें कश्मीर की, तो यहाँ पे इंडिया कहाँ से आता है? कश्मीर से स्टार्टेड। ठीक है तो पूरा इंडिया भारत हमारा कश्मीर से ही है। लेकिन अब क्या है ना, कश्मीर से कनेक्शन नहीं था, कश्मीर से कनेक्टिविटी नहीं थी जम्मू तक की। अब कश्मीर घाटी से यहाँ पर आप कह सकते हो ये कनेक्टिविटी करी गई है जम्मू से, और आप कह सकते हो यहाँ ही सर उधमपुर से लेकर बारामूला रेल लिंक बनाया गया, यानी कि जम्मू से कनेक्ट किया गया है कश्मीर को। अब यहाँ पे कश्मीर कनेक्ट हो गया है पूरी तरह से कन्याकुमारी से, मतलब कि दुनिया भर हमारा जो पूरा इंडिया है वो आपस में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस में है। जैसे कि क्या क्या कंप्लीट हुआ, तो उधमपुर से कटरा तक की जो ये रेलवे लाइन थी 25 किलोमीटर की कमीशन हो चुकी है। काजीगुंड से लेकर बारामूला तक ये कंप्लीट हो चुकी है। बनिहाल से काजीगंज तक ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो कि अभी प्रोग्रेसिंग में है, वो ये है कटरा से लेकर बनिहाल तक 111 किलोमीटर का यहाँ पे रेलवे लाइन बन रहा है और इसका टारगेट पूरा करने का है 2022 से लेकर 2023 तक। अब ये जो कटरा से लेकर बनिहाल तक रेलवे लाइन बन रहा है, इसके बीच में एक ब्रिज भी बन रहा है, आपको ध्यान रखना है, चेनाब ब्रिज बन रहा है। और हाल ही में उसकी एक आर्च पूरी करी गई थी, जो आप पिक्चर देख रहे थे थंबनेल में, जिस आपने पिक्चर देखा होगा वो वही ब्रिज है। आर्च क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर आर्च बनाई जाती है। मान लो एक पहाड़ यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर है, ठीक है, नीचे इसके नदी बह रही है। नीचे कौन सी नदी है, उसका नाम है चिनाब। ठीक है, चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, ऐसे आर्च बनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर जो है यहाँ पर मतलब पहाड़ इस तरीके से होगा, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से ये रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन जो है यहाँ से इसके ऊपर से जा सके। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है ना, इस ब्रिज का, ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और वो इंडिया के अंदर है, आपको अब ध्यान देना है। और ये जो ब्रिज है ना, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो इसको कंप्लीट करा गया है अभी हाल ही में, इसकी जो आर्च है, बेसिकली ये ऊपर वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस आर्च की बात कर रहा हूँ। ये आर्च अभी पूरा किया गया है। ठीक है, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर था, तो इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। चेनाब ब्रिज के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता देता हूं। तो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये चेनाब ब्रिज, जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट है किसका, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये प्रोजेक्ट माना जा रहा है, इसके अंडर में आता है। जो ये ब्रिज है इसकी हाइट कितनी है, आप कह सकते हो कि 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल, यानी कि जो चेनाब रिवर है नीचे, उसके अगर हम कंपेयर करें उसकी ऊंचाई से, तो 359 मीटर्स अबव जो है ये ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा स्टील की आर्च इसकी बना रखी है, कटरा से लेकर बनिहाल को इसको कनेक्ट कर रहा है वो।
फीचर्स क्या है, फीचर्स बहुत ही शानदार फीचर्स है। इतना मजबूत ब्रिज है कि अगर 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा भी चलती है ना, इतनी तेज़ हवा चलती है तो भी यहाँ पर ये ब्रिज कहीं नहीं जाने वाला। उसके साथ यहाँ पर लोड काफ़ी हद तक ये झेल सकता है। अर्थक्वेक काफ़ी भारी भरकम 10 मैग्नीट्यूड्स तक का ये अर्थक्वेक जो भूकंप है उसको झेल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ काफ़ी सारी टेस्टिंग मशीन है जो कि इसकी वेल्डिंग वगैरह को टेस्ट कर रही हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है हाउ विल फूड रीच माइग्रेंट्स विदाउट राशन कार्ड्स। ठीक है, यानी कि जो ये फूड है वो कैसे माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे। सबसे पहली बात यहाँ पे सरकार क्या एक्सप्लेन करती है कि जो ये सेंटर है, सरकार है वो अपना यहाँ पर बेस्ट कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लेकर आई चुके हैं। ये जो योजना है मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आपको मालूम ही होगा। इस योजना के अंडर में हमने क्या डिसाइड किया है कि जो लोग हैं, जो एक बेसिकली ऐसे 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो कि NFSA के अंडर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आते हैं, उनको जो है यहाँ पर फूड दिया जाएगा फ्री में। यह है एक तरीके से खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, गेहूँ चावल दिया जाएगा, उनकी हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस योजना का यहाँ पे एक काम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला यह गया कि इसमें हम लोग सभी लोगों को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हम लोग एवरी पर्सन को कवर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे NFSA के अकॉर्डिंग लीगली तरीके से एलिजिबल होता है। तो ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया और काफ़ी हद तक बोला गया जो लाख मेट्रिक टन्स जो फूड ग्रेन्स है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं और आने वाले टाइम पे अभी और चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। सेंटर जो है लगातार यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन सेंटर ने एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोल दी है, सेंटर का काम इतना ही है कि वो जाकर इन फूड्स को राज्य सरकार को दे सके। अब यहाँ पे जो बाकी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो काम है राज्य सरकार का, तो वो राज्य सरकार अपने आप देखेगा। सेंटर का इतना ही काम है कि ये फूड्स को वो राज्य सरकार को प्रोवाइड करवा सके। और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। याद रखना, आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रमेश सिंह में आप ये सिस्टम पढ़ोगे, जो राशन वाला सिस्टम होता है इसको PDS सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये योजना हो गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने लायक, लेकिन उसके बाद आपको एक और वर्ड देखने को मिला होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अंडर में जो 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं सिर्फ उनको ही यहां पर ये फायदा मिलेगा। नाउ ये एक्ट कैसा है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है तो ये है क्या बेसिकली, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GS पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो मैंने इसकी बात करी थी। GS पेपर 3 में इकोनॉमी में जब आप UPSC का सिलेबस देखोगे तो आपके पास खुद एक टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पर PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उसके बाद बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन है। ये सारे पॉइंट्स आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे ना। उससे आप रिलेट कर सकते हो इस एक्ट को। ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। अब यहाँ पे देखो इसको नोटिफाई किया गया 10 सितंबर 2013 में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि फूड्स को प्रोवाइड करवाना, खाना प्रोवाइड करवाना, एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना। ठीक है, लोगों को एक आप कह सकते हो कि क्वालिटी वाला फूड देना, क्वालिटी वाला फूड प्लस क्वांटिटी में फूड प्रोवाइड करवाना लोगों को, ताकि लोग रह सकें अच्छे से, उनको ये खाना मिल सके। ये काम होता है इस एक्ट का। कवरेज की इनको कवर करता है। लगभग 75% जो है इसमें रूरल पॉपुलेशन होती है, 50% इसमें अर्बन पॉपुलेशन होती है जो कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को रिसीव करते हैं। किसके अंडर में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में, मतलब राशन के अंडर में ये सब चीज़ें मिलती हैं। शहर वाले भी लोग हैं और गाँव वाले लोग भी हैं, सभी लोग को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवाने की बात करी जाती है। जो ये NFS है, ये लगभग अगर हम बात करें हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 67% तक ये कैटर करता है, टैकल करके चलता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको पहले कवर किया जाता है अंडर द टोटल, आप कह सकते हो कि हाँ, अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को कवर किया जाता है किसके अंडर में, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद इसमें दो लोग हैं, आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाले हो गए, दूसरा जो हाउस होल्ड जिसको कवर किया गया है अंडर द अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंदर। ठीक है, जो बाकी लोग अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंडर में आते हैं वो भी इसके अंडर में बेनिफिशरीज माने जाएंगे। प्रोविजंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या मिलता है, तो 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलते हैं हर बंदे को। ठीक है, हर महीना मिलता है, और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो 3-2-1 रुपये पर किलो मिलता है। राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये अंत्योदय अन्न योजना वाले स्कीम के अंडर में आने वाले जो लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 35 किलो ही मिलता है इनके पूरे परिवार के लिए। लेकिन जो बाकी सारे हाउस होल्ड्स वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वाले लोग हैं जिनको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, इन लोगों को पहले दिया जाएगा। तो ये जो प्रायोरिटी हाउस वाले लोग हैं इनके हर परिवार में मान लो 4 लोग हैं, तो पर पर्सन जो है
5 kg यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो ये 4 लोग हैं तो इनको पूरा आप कह सकते हो 35 kg तक फूड ग्रेन्स ही मिलेंगे, जो कि ये AAY के अंडर में आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर ये जो एक्ट है ये प्रेग्नेंट वीमेंस की भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। लगभग 6,000 रुपये प्रेग्नेंट वीमेंस को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है माँ, ठीक है, तो ऐसी माँ को भी यहाँ पर ये सारा अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद जो मील्स की बात करी गई है, जो 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन हैं यानी 14 साल के जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे मील्स प्रोवाइड करवाने की बात करी जाती है। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी एक अलाउंस दिया जाता है बेनिफिशरीज को, अगर उनके पास यहाँ पे आप कह सकते हो कि उन्हें यहाँ पर ये खाना नहीं मिल पाया, अनाज नहीं मिल पाया है, तो उनको यहाँ पे एक अलाउंस भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रख रखा है, मतलब कोई परेशानी होती है तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी एक बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ ये हुआ कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये तो दोनों की वैक्सीनेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। मतलब यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हो 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कट रिस्क, छोड़ दो। नाउ इस वाले आर्टिकल में क्या बात करी गई है, जो USFDA है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है किसके, जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन है, इसका इमरजेंसी यूज़ को रिजेक्ट किया गया है। बोला ये जा रहा है इसके ऊपर इंडिया का इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर VK पॉल का कहना यह है कि यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इंडिया की पॉलिसीज़ के ऊपर, चाहे वो रिजेक्शन हो चाहे वो रिजेक्शन ना हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं IL&FS के, तो उनके ग्रुप के यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है इनफॉर्मल चेयरमैन को। उनका नाम है रवि पार्थसारथी, ठीक है, तो नाम याद रख सकते हो, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। पेज नंबर 13 के ऊपर आते हैं, डेट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है, देखो ग्रुप ऑफ 7 का समिट हुआ फ्राइडे में और इन्होंने डिस्कशन किया है कि अब जो US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ये 500 मिलियन डोजेस को प्रोवाइड करवाने वाले हैं वैक्सीन का। साथ ही साथ जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये लगभग 100 मिलियन डोजेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये दोनों ही मिलकर हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। क्वेश्चन ये है, आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है ये G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी डिस्कशन किया गया है कि अभी आपको मालूम होगा, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है इसको 15% रखा जाएगा और इसके लिए सारी G7 कंट्रीज एग्री कर चुकी हैं। अब ये मुद्दा आगे प्रोसीड करेगा G20 के अंदर, फिर उसके बाद इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि जो भी G7 कंट्रीज़ हैं ये लोग अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स है बेसिकली, यानी जो कंपनी से टैक्स लिया जाता है वो 15% तक रखेंगी, ठीक है। 15% से कोई भी कंट्रीज कम नहीं कर सकती है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया और सबने एग्री कर लिया है। उसके बाद म्यांमार वायलेंस के बारे में बात करी गई है। म्यांमार के बारे में कल ही मैंने डिस्कशन किया है, पूरा कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट समझाया है, कल आपने देखा होगा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता देता हूँ, म्यांमार के अंदर मिलिट्री को आया, उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वहाँ पर, उनके लीडर को एक तरीके से आप कह सकते हो कि कस्टडी में लिया गया और उनके ऊपर एलिगेशंस लगे जा रहे हैं। नाउ अभी तक 860 लोगों की जो है यहाँ पर जान जा चुकी है इसके अंदर, ठीक है, इस पूरे के पूरे वायलेंस के अंदर। तो उसी के बारे में बातचीत करी गई है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा यहाँ पर UN बोल रहा है म्यांमार के अंदर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे बात करी गई है, रशिया सप्लाई करेगा हाईटेक सैटेलाइट, किसको, ईरान को। ईरान को एक सैटेलाइट देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट्स बताती हैं, और ईरान को इससे बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड होगी। साथ साथ यहाँ पे बोला यह जा रहा है जो ये ईरान है इसको कौन सी सैटेलाइट मिलने वाली है, आप कह सकते हो यहाँ पर नॉपस V सैटेलाइट मिलेगी, और यह हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, इस पर हाई इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगी और ईरान को इससे फ़ायदा होगा। चलो मैं आपको मैप में थोड़ी बहुत बातें समझाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को समझ सको। यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलेगा और रशिया कहाँ पे देखने को मिलेगा, रशिया आपको इंडिया के नदन साइड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये हो गया रशिया, ठीक है। लैंड मास के अकॉर्डिंग देखें तो दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पर ये रशिया। अब है क्या, रशिया यहाँ पे सैटेलाइट क्यों प्रोवाइड करवा रहा है ईरान को, हम इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो ईरान का यहाँ पर सबसे पहली बात, ईरान से थोड़ा सा अगर हम इधर आएँ तो आपको यहाँ पर इजराइल, लेबनान, सीरिया वगैरह देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, इजराइल जो है हमेशा से आप कह सकते हो हावी साबित होता है सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर, लेकिन ईरान जो है ना, ईरान काफ़ी हद तक सीरिया को सपोर्ट करता है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, वहाँ पे जो फंडिंग मिलती है हिजबुल्लाह को वो ईरान करता है। सीरिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको फंडिंग मिलती है, वो कौन करता है, ईरान करता है।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इजराइल से इनके साथ रिलेशंस खराब हैं। अब ईरान के पास ये सैटेलाइट आएगी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की, तो क्या होगा, ईरान जो है इजराइल के ऊपर नज़र रख सकता है, ठीक है, इजराइल के ऊपर यहाँ पे जान सकता है इनके कहाँ कहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ईरान चाहे तो लेबनान या फिर सीरिया की साइड से इजराइल के ऊपर अटैक भी कर सकता है, ठीक है। अब ईरान की अगर हम बात करें, इनके पास अपनी सैटेलाइट नहीं है, तो सैटेलाइट हैं लेकिन बहुत बेकार सैटेलाइट है, बहुत पुअर क्वालिटी की यहाँ पे इनके द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर अब रशिया इनको एक सैटेलाइट्स प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करी गई है, चाइना श्रीलंका के बीच में आप कह सकते हो एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को ओपन किया गया है, और ये जो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है इसके लिए चाइना ने ग्रांट दिया है लगभग $60 मिलियन का। ये ग्रांट का मतलब ये है कि चाइना ने वो पैसा दे दिया, अब इसको वापस नहीं लेगा चाइना, तो इतने रुपए यहाँ पर प्रोवाइड करवा कर एक आप कह सकते हो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को ओपन किया है। सब चाल यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से चल रहा है चाइना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोलंबो पोर्ट भी बनवा लिया, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका आने वाले टाइम पे दूसरा पाकिस्तान होने वाला है, मतलब कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डेट के बारे में, जो चाइना ने काफ़ी सारा आप कह सकते हो लोन प्रोवाइड कर रखा है पाकिस्तान को, जिस तरीके से उस तरीके से श्रीलंका का भी हाल होने वाला है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी देखो उसी के बारे में बातचीत करी गई है। आप हॉस्पिटल देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हॉस्पिटल क्या ट्रीट करेगा, जो किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ होंगी उनको ट्रीट करी जाएगी। फार्मर्स में ऐसी डिजीज़ काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर उनको भी ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को बोला जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इन द एंटायर साउथ एशिया फॉर नेफ्रोलॉजी केयर के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। 200 बेड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा और चाइनीज़ ग्रांट के थ्रू ये बना है। उसके बाद ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब बेंजामिन नेतन्याहू का समय समाप्त हो रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, अब ये समाप्त हो चुके हैं एक तरीके से, मतलब कि अब इनका समय समाप्त हो गया। नए आ चुके हैं वहाँ पर, वो हैं नेफ्ताली बेनेट, ठीक है। तो अब देखेंगे आने वाले टाइम पे हम लोग को बहुत सारे डिस्प्यूट्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में, उसके बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को यहाँ पे कवर करेंगे। बात करी गई है जो जीएसटी को लेकर बातचीत करी जा रही है उसको रिव्यू किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, मीट होगी सैटरडे में, और ये डिस्कस करेंगे टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को, कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, इंडस्ट्री डोनर्स या फिर कुछ भी चीज़ें हम लोग इक्विपमेंट्स मेडिसिन कुछ भी ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो उनके ऊपर कितना जीएसटी लागू करना है, नहीं करना है। अभी वैसे जीएसटी लग रही है, लेकिन कि उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है। उसके बाद जो आईजीएसटी होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अभी के लिए आपको मालूम होगा हमने जो जीएसटी अभी हाल ही में काउंसिल मीटिंग हुई थी और उसमें डिस्कशन ये किया गया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जीएसटी ऐसे ही रहने वाली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा है जिसको डोनेशन देने के लिए वो सामान मंगाना है, अगर वो डोनेट करने के लिए कोई चीज़ मंगाते हैं तो फिर उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करनी है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था। नाउ अभी तैयारी चल रही है थर्ड वेव की, यानी हो सकता है आने वाले टाइम पे हम लोगों को कोविड का तीसरा वेव देखने को मिले, लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन काफ़ी सही है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड मैं आपको एक दो न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स वाले कवर कर दिया करो, तो एक दो छोटी छोटी न्यूज़ है, हेडिंग्स कवर कर दिया करूँगा मैं, ठीक है, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, ये न्यूज़ के अंदर है, क्या नाम है, सिसिपास, उन्होंने क्या करा है, एक तरीके से ये ग्रैंड स्लैम समिट में आप कह सकते हो कि फाइनल में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये ग्रीक प्लेयर हैं, एक तरीके से टेनिस प्लेयर हैं, और ये पहुंच चुके हैं ग्रैंड स्लैम फाइनल के अंदर। इन्होंने डिफीट किया है, जर्मनी के एक प्लेयर थे उसको हराकर ये पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनल होगा इसका, फिर उसके बाद आगे फाइनल होने के बाद जो भी विनर होगा उसके बारे में आर्टिकल पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में। ओके, नाउ स्पोर्ट्स रिलेटेड आज का दूसरा आर्टिकल यह है कि एक ओलंपियन है जिनका नाम है सूरज सिंह, ठीक है, सूरज सिंह माथुर, इनकी डेथ हो गई है, उस वजह से न्यूज़ के अंदर हैं। वनडे एग्जाम से रिलेटेड ये अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इन्होंने आप कह सकते हो एक कंप्लीट किया था एक मैराथन ओलंपिक्स के अंदर, और उसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ओके, नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। हालांकि हम लोग आ गए एडिटोरियल पर, लेकिन डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पर जितने भी आर्टिकल हैं सब बकवास हैं एक्सेप्ट दी वन आर्टिकल, वो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हो सकता है। फिलहाल ये भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे चारों ही आर्टिकल बेकार हैं, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली बात वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करी गई है, ठीक है, वैक्सीनेशन कैंपेन के ऊपर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, वैक्सीनेशन को चलाना पड़ेगा। जो स्टेट्स के अंदर आपको सकते हो आज के टाइम पर दिक्कत है, उन स्टेट्स को हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, ठीक है, वही सारी चीज़ें यार। फिर उसके बाद यहाँ पर
ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है, इसको रीड करना, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है इसको रीड करना, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको आप कर सकते हो, सिर्फ आज का जो आर्टिकल है सिर्फ ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना, और कुछ भी आर्टिकल और सारे आर्टिकल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सैटरडे में ग्राउंड जीरो का पेज आता है, और यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आर्टिकल एडिटोरियल हमारा बिल्कुल साफ है, आज क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये हुआ आर्टिकल, तो ये वाला कल मैं डिस्कस कर दूंगा, इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है तो, ठीक है। वैसे यहाँ पर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, फिलहाल मैं आपको ये वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको हम लोग करते हैं ख़त्म। और ये वाला आर्टिकल आप लोग जाकर पढ़ सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है। तो बाकी सारे आर्टिकल हमारे लिए जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने कंप्लीट न्यूज़पेपर में देख लिए हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।